हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था वो किया था निकाय की स्थितिज ऊर्जा के ऊपर जो भी फॉर्मूले आए थे। हमने उसमें दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली, दो से अधिक के लिए भी निकाला, तीन के लिए भी निकाला था, एन आवेशों के लिए भी निकाला था। बहुत इजी था, एकदम इजी था। और स्थितिज ऊर्जा वास्तविकता में होती क्या है कि जब कोई भी आप कार्य किसी भी संरक्षित बल के विरुद्ध करते हैं ना, तो वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। चाहे वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कोई सी भी स्थितिज ऊर्जा हो, ये तो आप जानते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ है ना, देखिए न्यूमेरिकल हम आपको कराते हैं। एक एग्जांपल नंबर 10 है, जिसमें ये दे रखा कि Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और दोनों ही प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव होता है। ये दोनों एक दूसरे से 6 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आर दे रखी है। तो ये पूछा है इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है ना, वो स्थितिज ऊर्जा आप किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, दोनों के मध्य की इंटरेक्शन की। चूंकि स्थितिज ऊर्जा कितने आवेश हैं, दो, और कम से कम दो आवेशों की होती है, अकेले का तो कोई पता चलता ही नहीं है। 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्मॉल आर। इसमें स्क्वायर नहीं आता है आर के ऊपर, ये सभी ध्यान रखेंगे। और इसमें ये सब की वैल्यू दे रखी है। देखिए 1/4πε0 की बात करें तो ये वैल्यू होती है सही में वैक्यूम के लिए 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक एक बार यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अगर सभी भौतिक राशियां ऐसी पद्धति में दी हुई होती हैं, तो आप उसको जिस भौतिक राशि का मान निकाले होते हैं उसका ही मात्रक लास्ट में लिख दीजिए। Q1 भी आपका प्रोटॉन है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आएगा। और Q2 भी प्रोटॉन है, तो ये भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आएगा। बट ये दोनों की जो बीच की दूरी है वो दूरी है आपकी 6 गुणा 10 की घात -15 मीटर। अब ये जो आपका आंसर आएगा ना, वो स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये आएगा बेटा जूल में। अभी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पूछा है, तो आपको सभी को पता है कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने निकाल के आपको बता रखा है, समझाया हुआ है कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो इतने की गुणा करेंगे, या आप यहां से 1 जूल निकालना चाहते हैं तो ये 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ये निकालना चाहते हैं, तो आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। और ये अब किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन लास्ट में लाओगे, तो वो आंसर निकलेगा जूल में। और उसमें कितने का डिवाइड कर दोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। या आप यहीं पे डिवाइड कर दें, आप यहीं से भाग दे दें, इसी में डिवाइड दे दें, तो इसको जैसे इसमें रखेंगे तो एक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से एक ऊपर भी है और ये नीचे आएगा। जब भाग देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगी। ये आप खुद करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 11 क्या है, वो आपको थोड़ा सा देखिए समझना है। वो आपकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के ऊपर है और दो से अधिक आवेश उसमें लाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 क्या है, एग्जांपल नंबर 11 आपको आवेश का मान दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये आपको एग्जांपल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे कि कौन सा किस तरीके से मैंने किया है। और ये कह रहा है कि आपको कहां पर किस तरीके से रखना है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए इस तरीके से डायग्राम है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मान साइड का ए, इसका भी ए और इसका भी ए, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसमें ये देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि -4q आवेश यहाँ रखा है, लाते हैं, और एक लाते हैं +q और ये लाते हैं +2q, +q और ये +2q। और जो इसकी साइड ए का मान दे रखा है वो है 0.10 मीटर। अब ये कह रहा है कि इस पूरे निकाय की आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस से सबके बीच की दूरी दे रखी है, तो कुल निकाय की पूरे की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप इनको दिमाग में ये भूल जाएंगे कि ये यहाँ पर है ही नहीं, और सबसे पहले आप इसको बिंदु ए मानिए और इसको बिंदु बी मानिए और इसको बिंदु सी मानिए। तो आप सबसे पहले अकेले आवेश +q को लाते हैं बिंदु ए पर, तो इसमें पहले कोई आवेश नहीं है, तो किया गया कार्य हो जाएगा 0। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे डायरेक्टली मैंने कल बताया था।
अब आपका प्लस क्यू स्थापित हो गया। अब प्लस 2q को लाएंगे और प्लस 2q को कहां से, अनंत से लाएंगे, तो उस समय से उसको कौन सा आवेश मिलेगा, प्लस q। तो इसके कारण पहले तो इस पर विभव कितना होगा, ये मैंने कल आपको बताया था, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके कारण जब हम लाते हैं स्थितिज ऊर्जा, पहली वाली तो ये हो गई जब इसको ला रहे हैं u इक्वल टू u1 तो प्लस u2 प्लस u3। आप जब इसको लाए u1 तो इसको लाए u2, इसको लाए तो u3, तो u1 तो होगी आपकी 0, क्योंकि कार्य कितना है इसके लिए, W1 इक्वल टू 0, कोई आवेश नहीं है। अब आप उसको ला रहे हैं, तो जब उसको ला रहे हैं तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो मान निकलेगा u2 का, तो u2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कार्य किस तरीके से निकाला है मैंने कल, कहाँ पे निकाला है वो आप डायरेक्टली करेंगे, तो क्या हो जाएगा k स्मॉल k, और स्मॉल k होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q इंटू 2q हो जाएगा 2q स्क्वायर बटे दोनों के बीच की दूरी होगी a। ये कैसे आया, कल मैंने आपको बताया कि कार्य आप निकालेंगे W इक्वल टू V इंटू Q से, इसलिए बेटा W इक्वल टू W2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ इसके कारण विभव कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस है a, और आवेश किसको ला रहे हो, 2q को ला रहे हो। इस तरीके से अब निकालेंगे ना, क्योंकि ये v इक्वल टू W अपॉन q होता है, कल मैंने बताया, वापस इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको मैंने k लिख दिया है और q इंटू 2q हो गया 2q स्क्वायर बटे हो गया a, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे u3, तो u3 अब आप -4q को आवेश को ला रहे हो, तो -4q को जब ला रहे हो तो -4q को जब बिंदु C पर स्थापित करोगे तो इस प्लस q के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और प्लस 2q के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, तो दो स्टेप आएंगे इसमें, कौन कौन सा आएगा, एक तो इसके और इसके लिए हो जाएगा, दोनों के बीच की गुणा माइनस में आएगी तो ये माइनस लगाते, तो -k 4q इंटू q 4q स्क्वायर बटे दोनों के बीच की दूरी a, प्लस ये इसके विरुद्ध कार्य कितना हुआ, देखिए माइनस में आएगा, वैसे -k इन दोनों की 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 q इंटू q स्क्वायर बटे a, ये हो गया आपका। अब ये u1 भी आपको मिल गया 0, u2 भी आपको मिल गया, u3 भी आपको मिल गया, ये इसमें रख दीजिए, तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और इसमें फिर लास्ट में आप a का मान रखेंगे, q का मान रखेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा जूल में। एग्जाम्पल नंबर 12 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरीके से। इसका फुल क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ में, लेकिन मैं यहाँ पर समझा दूंगा कि आपको कौन सा क्या पूछा है इसमें। देखिए एक वर्ग है, और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, इसको आप वर्ग मानिए। ए बी सी डी, ये इसके 4 शीट्स हैं, और ए पर सबसे पहले प्लस क्यू आवेश को लाया जा रहा है। ये कह रहा है कि इसमें कुल इसकी जब हम अलग अलग आवेश लाए किस तरीके से होगी, आपको ये कंप्लीट दिया हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है बिंदु सी पर, और बिंदु डी पर माइनस क्यू है। तो ये कह रहा है निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एकदम ट्रिक से देख लेंगे आप, आपको सभी को पता है कि इसमें कितने पद आएंगे और किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्यू बिंदु को लाएंगे, क्यू बिंदु को अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे, तो यहाँ पर पहले कोई आवेश नहीं है, तो क्या कार्य कितना होगा 0, तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी 0। तो देखो किसका ये पूरा पूछा है, 2 पार्ट पूछे हैं इसमें। एक तो ये पूछा है कि पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, लास्ट में ये पूछा है कि इसका जो केंद्र होगा वर्ग का, जिसे हम विकर्ण से मिलाएंगे, ये विकर्ण आपने बिंदु O मान लिया, और विकर्ण ये आपस में जहां पे कट करेंगे 90 डिग्री पे कट करते हैं वर्ग के, और ये चारों आपस में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फिर लास्ट में कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक आवेश क्यू नॉट रख दिया जाए तो उस पर कितना कार्य होगा, कुल विभव कितना बैठेगा, ये है ना कट पॉइंट पर। इस तरीके से सेकंड पॉइंट में ये पूछा है कि कोई आवेश क्यू नॉट वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है, ये वर्ग का केंद्र आपका ई दे रखा है, इस पर लाया जाता है, तो इस पर लाने में, इसको लाने में कार्य कितना होगा वो हम सेकंड पॉइंट में निकालेंगे। तो ए पॉइंट में देखो क्या पूछा है, पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा पूछी है। बहुत सरल होगी, बेहद सरल होगी।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में समान दे रखी हैं। तो u बराबर देखो किस तरीके से निकलेंगी। सबसे पहले हम q को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो q की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। अब हम किसको ला रहे हैं, b बिंदु पर माइनस q को ला रहे हैं। तो और अभी भी कोई नहीं लाया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पहले हम किसको लेके आए हैं, प्लस q को। और जब प्लस q को लाए हैं यही रखा हुआ है और सभी को भी एक तरफ से मानेंगे नहीं, तो क्या मानेंगे कि पहले बस इसी को लाया जा रहा है, तो इसको लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा किसी के विरुद्ध, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं है। तो प्लस q को लाने में किया गया कार्य 0, तो स्थितिज ऊर्जा भी 0। अब हम माइनस q को लाते हैं बिंदु b पर, तो माइनस q को जब लाएंगे तो किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, प्लस q के, और वो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस के q इंटू क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी। ये आपको पीछे बता रखा है मैंने कैसे लिख दिया। अब आप देखिए ये कंप्लीट हो गया, इसकी माइनस क्यू को ले आए प्लस क्यू के साथ। अब आप प्लस क्यू को ला रहे हो। अब जैसे प्लस क्यू को लाओगे तो इस प्लस क्यू को दो के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, एक बिंदु ए वाले प्लस क्यू के विरुद्ध और एक बिंदु बी वाले माइनस क्यू के विरुद्ध। तो कैसे करेंगे, देखिए जब इस माइनस क्यू के लिए निकालें तो कितना आ जाएगा, प्लस करने पड़ेगा, सारी स्थितिज ऊर्जा जुड़ेगी। इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी, और इसके विरुद्ध लाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, विकर्ण निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना होगा, √2 इंटू डी। करके देख लेना, ये 90 डिग्री है तो ये डी है और ये डी है, तो ये कर्ण बनेगा और कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो √d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो √ के अंदर आएगा √2d स्क्वायर और टी स्क्वायर का वर्गमूल डी हो जाएगा, तो √2d हो जाएगी साइड। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्यू को इसके साथ में जब ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये आएगा प्लस का प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी √2 इंटू डी। अब हम चौथे आवेश माइनस क्यू को ला रहे हैं प्लस। अब जब इसको लाएंगे तो इसके विरुद्ध प्लस इसके विरुद्ध प्लस इसके विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो आप इसके विरुद्ध निकालिए पहले, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बहुत सरल है, इसके साथ में ये जो दूरी है, ठीक। अब इसके साथ में निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस का आ जाएगा, दोनों का गुणा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 इंटू डी। इसके साथ में ये माइनस का प्लस का, तो ये माइनस का आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो अब इनको आप जोड़िए, देखिए सरल करिए। तो देखिए इसमें माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कितने, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो चारों को जोड़ेंगे, चारों माइनस के, तो बराबर कितना हो जाएगा, -4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है। अब आपके कौन कौन से बचे, एक तो बचा है √2 वाला और ये वाला, ये दोनों प्लस के, तो कितने हो गए, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन √2 इंटू डी। अब एक बार दोबारा से समझ लीजिए मैंने किस तरीके से लाया हूं, शॉर्ट में क्यों किया इस तरीके से। कल मैंने आपको बताया था कि ये वर्ग मान के चलिए, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, एक बार कि आपको ए बिंदु पर पहले प्लस क्यू को लाना है, फिर आपको बी बिंदु पर माइनस क्यू लाना है, फिर सी बिंदु पर प्लस क्यू लाना है, फिर डी बिंदु पर माइनस क्यू लाना है। तो आपको मैंने कल बताया था कि स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए जब आप सिर्फ और सिर्फ जब प्लस क्यू आवेश को ला रहे हो बिंदु ए पर और इन तीनों में से कोई आवेश प्रेजेंट नहीं है और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो आपको इसको लाने में किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो W1 = 0, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी 0। अब ये यहां पर आ गया, जब आ गया तो अपना ये चारों तरफ प्रभाव दिखाएगा। तो कल मैंने बताया था कि जब W2 निकालोगे, जब माइनस क्यू को लाओगे तो आप निकालोगे V1 × -q। किसको ला रहे हो, माइनस क्यू को ला रहे हो। तो यहां से W2 हो जाएगा, V1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0, और आवेश कौन सा है, Q, और अपॉन R की जगह हो जाएगा D, ये हो जाएगा, और इंटू -q। अब आप 1/4πε0 को K लिख देते हैं शॉर्ट में, Q × Q -q है तो ये -q² आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा D, जब आप -q को ला रहे हो। तो मैंने यही लिखा है -kq² अपॉन D। अब ये दोनों स्थापित हो गए।
अब आप सी बिंदु वाले को लाना चाहते हो, जब सी बिंदु वाले को लाओगे तो प्लस क्यू के विरुद्ध भी करना पड़ेगा और माइनस क्यू के विरुद्ध भी करना पड़ेगा। वही मैंने ये इस तरीके से कैलकुलेशन की है पूरी की पूरी। आगे ना बात समझ में, ये और ये इस तरीके से। फिर आप माइनस क्यू को लाते हो बिंदु डी पर, तो आपको इसके विरुद्ध प्लस इसके विरुद्ध प्लस इसके विरुद्ध तीनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो 3 जगह हो गया, एक ये हो जाएगा आपका किस तरीके से, देखिए इन दोनों के विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध और इन दोनों के विरुद्ध, ये मैंने किया है पूरा। तो कितने स्टेप आएंगे इसमें? 3, 1 2 3 ये है। अब मैंने इसको सॉल्व करके लिखा है। अब आप इसको और सरल कर दीजिए, और सरल कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा। सब में से क्या कॉमन है? के क्यू स्क्वायर बटे डी सब में से कॉमन है, ये देख लो कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे तो बचा -4 और यहाँ पर बचा प्लस का 2 बटे √2, या ये कितना हो जाएगा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे डी माइनस का 4, ये √2 से ये 2 बार कितनी बार कैंसिल होगा? √2 बार बचेगा। अब इसमें से ज्यादा माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी यहाँ लिख जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस √2। तो इस पर निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा निकली और किस में आई? ये जूल में आ गई, अगर ये सारे मात्रक ऐसा पद्धति में दे रखे हैं तो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बी पॉइंट में कि इसके केंद्र ई पर किसी आवेश क्यू नॉट को ला रहे हैं और लाने में कितना कार्य हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बिंदु ई पर विभव निकालिए, क्योंकि कार्य किस सूत्र के हिसाब से निकालेंगे? W = V कुल, और V कुल क्या होगा? चारों आवेशों के कारण विभव होगा यहाँ इनटू आवेश किसको ला रहे हो? क्यू नॉट। किस सूत्र का प्रयोग किया मैंने? V = W/Q0 वाला, इस तरीके से। W = हो जाएगा V × Q0, और V यहाँ पर किसके कारण होगा? चारों के कारण होगा, तो चारों के कारण मैंने कुल माना है। तो V कुल की वैल्यू निकालते हैं हम सबसे पहले। एक बिंदु आवेश के कारण आपको पता है विभव कितना होता है, ये दूरियां जो निकलेंगी सारी की सारी बराबर होंगी। देखो ये कितनी है? √2d बटे, ये जब निकालेंगे बटे आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। देखो ये बिल्कुल आधे आधे बराबर भागों में बांटता है, तो यहां से साफ आपको नजर आ रहा है कि AE बराबर EC बराबर, ये आपका D था तो DE और बराबर BE, और वो कितना हो जाएगा बेटा कि ये जो आपकी संपूर्ण भुजाएं, चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए, √2d आ रही है, तो ये बराबर बराबर दो भागों में बांटता है, तो ये आधी होगी, तो आधी का मतलब क्या हो जाएगा? √2d बटे 2, मतलब d बटे √2। इसका मान इतना होगा, सबके मान समान हुए। तो देखिए ए वाले विभव के कारण बिंदु, अब इस पर कुल विभव निकालिए, बिंदु ए वाले आवेश का विभव कितना होगा? KQ/R का सूत्र लगाएंगे तो KQ/R, R कितना है आपका? ये डिस्टेंस ये वाली D बटे √2, ठीक है ना, चारों को जोड़ेंगे, प्लस इस माइनस के कारण आएगा, तो माइनस के कारण कितना आएगा? माइनस KQ बटे D √2, क्योंकि सबकी डिस्टेंस ये समान है। ये प्लस के कारण आएगा तो प्लस KQ/D √2, D √2 ये हो जाएगा, और माइनस इस फोर्थ के कारण कितना होगा? माइनस का आवेश रखा है यहाँ पे, तो माइनस KQ/D/√2। तो देखिए ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो विद्युत विभव कुल कितना आया यहाँ पर? 0। तो अभी जो हमने सूत्र लिखा था W = V कुल × Q0, वो कितना आ जाएगा पर? V कुल 0। तो आपका ये टोटल कार्य भी कितना होगा? 0। तो आप आवेश Q0 को केंद्र पर लाएंगे तो कोई कार्य तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गई। एग्जाम्पल नंबर 13 मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य या को घुमाने में कार्य।
घुमाने में कार्य। अब देखिए घुमाने में कार्य मतलब उसको घुमाया जाता है, उसमें घुमाने का मतलब विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन होगा। बहुत सरल है, डायग्राम से समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं कि दो आवेश समान परिमाण के होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, दोनों कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वो विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाए हम सभी पहले, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये तीर का जो साइन लगा रहा हूं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करता है। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें मान के चलते हैं कि प्रारंभ में आपका कोई भी विद्युत द्विध्रुव देखिए अपनी संतुलित स्थायी अवस्था में पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा ये मैंने आपको पहले चैप्टर की संतुलित अवस्था बताई थी ढंग से। उसमें क्या होता है, द्विध्रुव की अवस्था किस तरीके से होती है। ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, F बराबर क्यू ई प्लस का, और इस पर इधर होगा तो वो F बराबर माइनस क्यू ई होगा। तो प्रारंभ में ये बिल्कुल समांतर रखा है विद्युत क्षेत्र के। विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस के आवेश वाले से प्लस के आवेश की तरफ होती है, तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति केवल थीटा बराबर 0 होगी। अब आप इसको जबरदस्ती इस बल के विरुद्ध यूं घुमाना चाहते हैं और घुमा करके कर दिया आपने ऐसा, तो ये माइनस क्यू यहाँ आ गया और ये प्लस क्यू आपका यहाँ आ गया। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो घुमाया है ना, घुमाने की मैंने दिशा भी दर्शा दी, कहां तक घुमा दिया, थीटा कोण तक। तो इस थीटा कोण में घुमाने में कितना कार्य किया, वो कार्य का सूत्र आपको ज्ञात करना है। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि विद्युत द्विध्रुव में एक का आवेश माइनस क्यू, दूसरा आवेश प्लस क्यू का होता है। दोनों कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं, दोनों के बीच की दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको मैंने ये बता रखा है। अब ये जब इसमें आपको ये स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल स्थायी अवस्था में पहुंचेगा, और स्थायी अवस्था ये होती है थीटा बराबर 0 डिग्री। आगे ना आगे बात समझ में इसी तरीके से ठहरेगा, क्योंकि प्लस के ऊपर ये आवेश इसको इधर लाएगा, नीचे घुमाएगा, और ये इसको इधर घुमानेगा, तो फिर ये स्थायी अवस्था में पहुंच जाएगा। फिर मैं वापस इसको बाह्य बल आरोपित करके यूं इसको घुमाना चाहता हूँ 0 डिग्री से थीटा कोण तक। तो इसको घुमाने में किया गया बल आघूर्ण लगता है, इस पे बल युग्म का आघूर्ण होता है। तो बल युग्म का आघूर्ण द्वारा कार्य निकालना है मुझे। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो कि आपको सभी को पता है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का मतलब भाई बलों का जोड़ा है, ये दो बल लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये शुरुआत में जब ऐसे रखा तो ये इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता है, ये आपको अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है ना। तो बल युग्म का आघूर्ण वहां सूत्र मैंने सिद्ध कराया है, टो इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा, अगर थीटा कोण पर रखा है कितने पर, यदि विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रखा हो, थीटा कोण पर रखा हो, ये चीज हो गई यहां तक, तब उस पर बल युग्म आघूर्ण टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, इसकी स्थायी अवस्था से यहां तक ले जा रहे हैं, तब हम कार्य का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य, सामान्य कार्य की बात करूं तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल आघूर्ण के द्वारा जो कार्य हो जाएगा वो होगा कोणीय विस्थापन घुमाने में किया गया जो कार्य निकलेगा वो होगा। तो यहाँ पर जो कार्य निकालेंगे बल आघूर्ण के द्वारा, कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए अब आप इसमें आगे क्या लिखते हैं, देखिए विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन
अल्पकोणीय विस्थापन मान के चलते हैं, वो कितना है डी थीटा। डी थीटा घुमाने में कार्य कितना हो जाता है, डी डब्ल्यू मान लीजिए, कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होगा। या डी डब्ल्यू इक्वल टू बल आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं, टो से, टो इंटू कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा। या डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, आप टो की वैल्यू रख दीजिए, टो इक्वल टू कितना है पी ई साइन थीटा और साथ में इंटू डी थीटा। चूंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा बल आघूर्ण, वहां पर ये सिद्ध किया जाता है बाकायदा। आप उस टॉपिक को जरा देखेंगे तो ये तो डी थीटा विस्थापन में, लेकिन आपका कार्य जीरो से थीटा तक किया जा रहा है घुमाने में, तो आप इसका समाकलन कर देंगे जीरो से थीटा घुमाने में। तो देखिए द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था जीरो है ना, द्विध्रुव को, तो थीटा बराबर 0 डिग्री से कहां तक, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, संपूर्ण कार्य निकालना है तो आप कहां से समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक जा रहे हैं, जीरो से थीटा तक जा रहे हैं, तो जीरो से थीटा तक आपकी लिमिट लग जाएगी, तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें जो समाकलन हो रहा है वो थीटा के सापेक्ष है, तो पी और ई तो हो गए नियतांक, ये आ जाएंगे बाहर। तो देखो किस तरीके से होगा, करते हैं इसका समाकलन आगे। पहले एक लाइन में लिखते हैं, या W इज इक्वल टू आपका पीई तो हो गया कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर। अब समाकलन जो होगा जीरो से थीटा लिमिट के अंदर, वो साइन थीटा का होगा, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है, जैसे साइन एक्स का आपने पढ़ा होगा माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन थीटा का यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगी, या W इज इक्वल टू पीई समाकलन साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली लिमिट जीरो है और ऊपर वाली लिमिट थीटा है। क्यों, क्योंकि आपको समाकलन याद होगा, लिखवाया जाता है 11th क्लास में कि साइन एक्स का जो समाकलन है वो माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह यहाँ पर थीटा है तो वो थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट रख दीजिए बस, और लिमिट रखते ही क्या मिलेगा आपको, W इज इक्वल टू पी ई, एक माइनस इसमें जैसे ये बाहर आ रहा है तो ये माइनस मैंने एक बार बाहर लिख लिया, अगले वाली लाइन में हम इसकी लिमिट रख सकते हैं। तो देखिए या W इज इक्वल टू माइनस पी ई, देखिए ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ऊपर वाली लिमिट कॉस थीटा और नीचे वाली लिमिट कॉस जीरो, और वापस इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि ये प्लस हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई, अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, अगर अंदर से माइनस बाहर निकाला है तो ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा। चूंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, प्लस 1 होती है, इसलिए W इज इक्वल टू कितना हो गया, पी ई कॉस जीरो की जगह रख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको थीटा इज इक्वल टू जीरो से आपको जो इक्वेशन मिलती है ना, जीरो से थीटा कोण तक कोणीय विस्थापन घुमाने में कार्य है, तो उस कार्य को दर्शाते इसको लिखना मैंने समीकरण नंबर 1। अब इसकी स्पेशल विशेष स्थितियां आप क्या देख सकते हैं कि मान के चलें कि आपका थीटा वन जो प्रारंभिक कोण है वो 0 डिग्री ना होकर के कुछ कोण हो थीटा वन, और कहां से कहां तक थीटा वन से थीटा टू तक ले जा रहे हो, तब उस स्थिति में आपकी जो लिमिट लगेगी वो थीटा वन से थीटा टू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा थीटा टू और ये थीटा वन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये थीटा वन और थीटा टू हो जाएगा। तो पहले विशेष स्थिति क्या लिखेंगे, बड़ी सरल सी बात है, कैसे देखिए, विशेष स्थिति पहली वाली कंडीशन क्या है, नंबर 1, यदि आप थीटा वन से थीटा टू तक घुमाते हैं
जो आपकी लिमिट है ना वो क्या हो जाएगी, वो 0 ना रह करके θ1 हो जाएगी। तो समीकरण 1 क्या आ जाएगी, तब W इज इक्वल टू, सूत्र क्या हो जाएगा, PE, इसकी जगह आ जाएगा cos θ1 और ये हो जाएगा माइनस cos θ2। इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं, बहुत इजी हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि मान के चले θ1 इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तब समीकरण 2 से आपका कार्य कितना हो जाएगा, तब समीकरण 2 से देखिए जरा क्या होगा, इस वाली समीकरण में रखेंगे θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब W इज इक्वल टू PE cos θ1 की जगह 0 रख दीजिए तो cos 0 और θ2 की जगह आप 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू +1। तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका PE बन जाएगा। तीसरी कंडीशन ये कही जाए आपसे θ1 आप ले लीजिए, कितना ले लीजिए 0 डिग्री ले लीजिए और आप θ2 कहाँ तक घुमा रहे हैं 180 डिग्री तक घुमा रहे हैं, तो θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री रख दीजिए। तब समीकरण 2 से आपका कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos 0 और माइनस cos 180 अंश। cos 0 की वैल्यू +1 और cos 180 अंश की होती है -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 और ये +1 +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2PE। तो ये था आज का हमारा डेरिवेशन कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को आप जब घुमाते हो तो घुमाने में कार्य कैसे किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, आप अलग अलग लिमिट में कैसे घुमाया, आपने सभी विशेष स्थिति में भी देखा, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे।